नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आसपास की तलाश में। तो दोस्तों, आधुनिक परिवेश में राजनीति सीखने के लिए इतिहास में अगर हम देखें तो हमें कई लोगों के ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिनसे हम राजनीति सीख सकते हैं। इनमें से कईयों के जीवन तो अपने आप में पूरी की पूरी किताब है जिन्हें पढ़ा जा सकता है और सीखा जा सकता है। मगर अगर आपको पूरा का पूरा राजनीति शास्त्र पढ़ना हो तो ऐसे उदाहरण इतिहास में आपको इक्के दुक्के ही मिलेंगे। और वर्तमान समय में केवल एक जीवंत उदाहरण है इस तरह का, उसका नाम है शरद गोविंदराव पवार। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शरद पवार की। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस पूरे विषय पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। पर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में लगे हुए बेल आइकॉन को दबा दें जिससे आपको भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं शरद पवार पर। तो दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दोस्तों, आज शरद पवार सतारा में थे। वहां पर मीडिया ने उनसे राहुल गांधी के किए गए प्रश्नों के बारे में पूछा। जो प्रश्न राहुल गांधी केंद्र सरकार से कर रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न उन्होंने शरद पवार से पूछा। उन्होंने राहुल गांधी को जवाब दिया, या कहें राहुल गांधी को सुझाव दिया कि 1962 की लड़ाई को याद रखना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हमें राजनीति नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें उन्होंने राहुल गांधी के संदर्भ में कही। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो 3 दलों की सरकार चल रही है, महाविकास अघाड़ी, उसमें मेन रोल जो प्ले किया था वो शरद पवार ने किया था, तभी वो सरकार संभव हो पाई थी। जो शरद पवार ने आज कहा वो कांग्रेस के लिए ज़्यादा बड़ी मुश्किल नहीं है। जो शरद पवार ने नहीं कहा आज, वो कांग्रेस पार्टी के लिए ज़्यादा बड़ी मुश्किल है। शरद पवार का आज का बयान ये कांग्रेस के लिए नहीं था, शरद पवार का आज का बयान ये भाजपा के लिए था। और जो संदेश शरद पवार देना चाह रहे हैं वो शायद भाजपा तक पहुंच गया होगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि राजनीतिक गलियारों में रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। वो माहौल देखकर समझ जाते हैं कि सरकार किस तरफ जाने वाली है, उसी ओर वो अपना रास्ता तय कर लेते हैं। दोस्तों, राजनीति में आज के माहौल को देखकर कल क्या होगा ये अंदाज तो बहुत से राजनेता लगा लेते हैं, लेकिन आज के माहौल को देखकर कल छोड़कर परसों क्या होगा ये बता पाना सबके बस की बात नहीं है। मगर शरद पवार को इसी चीज़ में महारत है। इसीलिए शरद पवार पिछले 50 सालों से भारतीय राजनीति में प्रासंगिक बने हुए हैं। उनके उम्र के उनके साथ के कई नेता अब रिटायर हो चुके हैं, मगर शरद पवार आज भी राजनीति में सक्रिय हैं और सक्रिय होने के साथ साथ प्रासंगिक भी हैं। दोस्तों, ध्यान करिए, पिछले महाराष्ट्र चुनाव को सबने कहना शुरू कर दिया था कि भाजपा शिवसेना एक तरफा जीत दर्ज कर रही है और कांग्रेस एनसीपी अब लगभग खत्म है। विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी के बहुत सारे विधायक टूटे थे, एमएलसी टूटे थे, उनके जिला महामंत्री, जिला अध्यक्ष, इस तरह के पार्टी पदाधिकारियों ने भी बहुत सारों ने अपनी पार्टी बदली थी, एनसीपी छोड़ा था। शरद पवार ने तब भी हार नहीं मानी। शरद पवार जूझते रहे, सारे महाराष्ट्र भर में घूमे वो और एक सिग्निफिकेंट नंबर में अपने विधायक जिता कर लेकर आ गए। दोस्तों, ध्यान करिए, महाराष्ट्र सरकार गठन का वो सीन, उस समय कांग्रेस और शिवसेना की स्थिति कैसी थी। दोनों ही पार्टी चाहती थी कि सरकार बने, दोनों ही पार्टी के विधायक हों चाहे कार्यकर्ता, वे सब चाह रहे थे कि सरकार बने, लेकिन सबको ये चाहिए था कि हमारे ऊपर आरोप ना लगे। कांग्रेस को ये चाहिए था कि हमारे ऊपर शिवसेना के साथ जाने का आरोप न लगे और शिवसेना को ये चाहिए था कि हमें कांग्रेस के साथ जाने का आरोप न लगे। तो कुल मिलाकर दोनों पार्टियों को एक ऐसी जगह या एक ऐसा जंक्शन पॉइंट चाहिए था जहां पर दोनों पार्टियां आकर मिल सकें, और वो जंक्शन पॉइंट बने कौन? शरद पवार। शरद पवार से कांग्रेस को भी दिक्कत नहीं थी और शरद पवार से शिवसेना को भी दिक्कत नहीं थी। तो इसलिए शरद पवार ने वहां जंक्शन का काम किया। लेकिन फिर भी आपको ध्यान होगा कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का बड़ा लंबा तमाशा चला था शिवसेना और कांग्रेस के बीच में। महीने भर से मिनिमम प्रोग्राम ही बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, शरद पवार के समझ में आ गई बात कि सरकार इतनी आसानी से तो नहीं बनने वाली। महीने भर का समय बीत चुका था और कांग्रेस और शिवसेना का मोल भाव पट नहीं रहा था। शरद पवार ने दिमाग लगाया कि भय बिन होत न प्रीत, जब तक इनको डराओगे नहीं तब तक ये बात नहीं मानेंगे, तब तक ये मोल भाव करते ही रहेंगे, इसलिए इनको डराना जरूरी है। अच्छा, उन्होंने भेजा अजीत पवार को देवेंद्र फडणवीस के पास
महाराष्ट्र की जनता जो रात में राष्ट्रपति शासन में सोई थी, सवेरे उठकर पता चला कि महाराष्ट्र में सरकार बन चुकी है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों बन गए थे महाराष्ट्र में। फिर पूरा 3 दिन का नाटक कार्यक्रम चला। अजीत पवार को मनाने वाले कई जा रहे हैं, सुप्रिया सुले जा रही हैं, तो ये जा रहे हैं, तो आ जाओ दादा, तो और न जाने क्या क्या बातें। जब कांग्रेस शिवसेना ने उंगली उठाई पवार साहब की तरफ, तो कांग्रेस से कहा नहीं नहीं, मुझसे पूछ के नहीं गया है, और शिवसेना से बोला आप चिंता मत करो, हम आपको मुख्यमंत्री बनवा के रहेंगे, हम बुला लेंगे उसको। फिर अजीत पवार ने इस्तीफा दिया, उनकी घर वापसी हुई, एक सीन यहाँ कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद विधायकों को होटल पहुँचाने का कार्यक्रम चालू हुआ। विधायकों को होटल पहुँचाया गया। वो सीन याद है ना आपको? पूरे हॉल में बैठ के विधायक एक साथ राष्ट्रगीत गा रहे हैं, कस्में वादे ले रहे हैं, वफादारी की, पार्टी के प्रति वफादारी की, अरे तमाम नौटंकी। और बीच बीच में कहीं न कहीं से कोई न कोई बयान देते रहता था, भाजपा इतने कोशिश कर रही है, भाजपा इतना पैसा दे रही है खरीदने के लिए विधायक, भाजपा उतना। कुल मिला के ऐसा भय का माहौल बना दिया कि जिससे दोनों पार्टी मजबूर हो जाएं। अच्छा लगे ना लगे, लेकिन पहले बोले सरकार बनाओ, फिर उसके बाद डिसाइड करते रहेंगे। और अंतिम में शिवसेना को कांग्रेस से और कांग्रेस को शिवसेना से मिला ही दिया और बन गई सरकार। तो शरद पवार राजनीति के धुरंधरों में से एक हैं जो बड़े बड़े काम कर ले जाते हैं। पिछले 5 दशकों से वो यही काम कर रहे हैं। अपने मुख्यमंत्री बनने से लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास पहुंचने तक बहुत थोड़े से मार्जिन से उनसे प्रधानमंत्री की कुर्सी छूट गई। उन्होंने एक से बढ़कर एक काम किए हैं। पर शरद पवार की राजनीतिक कुशलता आप इस घटना से मत जांचिए, ये तो बहुत छोटी चीज है, ये शरद पवार के लेवल की नहीं है। इस तरह की सरकारें तो कई और राजनेता भी बनवा सकते हैं, मगर इस सरकार बनाने में जो उद्देश्य छुपा है शरद पवार का, वो बड़ी चीज है। वो सबके बस की बात नहीं है, वो उतनी दूर तक का विजन सबका नहीं होता। असल में सरकार चलाने के लिए ये सारी शीशा लेदर नहीं कर रहे हैं शरद पवार। शरद पवार ने इस सरकार को गिराने के लिए ही बनवाया है। शरद पवार ने इस सरकार की उम्र तय कर रखी होगी। अपना और अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए शरद पवार ने ये सरकार बनवाई और उसके बाद गिराएंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि एनसीपी में टूट फूट तो चुनाव से पहले ही चालू हो गई थी। कांग्रेस भी टूट रही थी, एनसीपी भी टूट रही थी, लेकिन कांग्रेस क्या है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए उसका जनाधार उस तरीके से ख़त्म नहीं होगा और वो फिर खड़ी हो जाएगी। और जनाधार फिर से बनेगा नहीं बनेगा, इससे क्या करना। कांग्रेस की लीडरशिप को मतलब ही नहीं है पार्टी बचे या जाए, तो इसलिए कांग्रेस की बात करना बेकार है। मगर एनसीपी को समझ में आ गया था कि अस्तित्व अब खतरे में पड़ता जा रहा है और किसी भी पार्टी को जीवित रखने के लिए सत्ता बहुत जरूरी है। सत्ता संजीवनी का काम करती है। एक तो ये मकसद था, और दूसरा और जो बड़ा मकसद था वो था शिवसेना को महाराष्ट्र में ख़त्म करना। जैसा कि मैंने कहा, शरद पवार रामविलास पासवान से भी बड़े दूरदृष्टा हैं या मौसम वैज्ञानिक हैं, जो भी कह लीजिए आप उनको। वो ये साफ साफ देख पा रहे थे कि जब तक शिवसेना बीजेपी से अलग नहीं होगी तब तक राज्य में शिवसेना खत्म नहीं हो सकती। इस समय भाजपा अपने उफान पर है। मोदी एक लोकप्रिय नेता हैं जिनकी जनता के बीच में स्वीकार्यता है, तो जब तक शिवसेना बीजेपी से नहीं कटेगी तब तक उसको हरा पाना या तब तक उसको खत्म कर पाना संभव नहीं था। शरद पवार ये साफ साफ देख सकते हैं कि राज्य में नंबर 1 तो अभी बीजेपी है और वो अभी कई सालों तक रहेगी, अभी बढ़ेगी ही बीजेपी, अभी डाउन होने का सवाल नहीं पैदा होता। और नंबर 2 की जगह में जो पार्टी है वो है शिवसेना। और अगर शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन बना रहता है तो उसके बाद किसी के लिए जगह बचती नहीं है। और अगर सत्ता में जगह नहीं मिली तो अपनी पार्टी बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यह जरूरी हो गया था कि एनडीए गठबंधन में शिवसेना का स्थान अब एनसीपी ले, तभी लंबे समय तक सत्ता में रहा जा सकता है। क्योंकि 3 पार्टियों की सरकार चला पाना तो संभव नहीं है। 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, इतने समय तक तो चल सकती हैं, लेकिन लंबे समय तक ये उम्मीद करना कि 3 पार्टियों की सरकार लंबे समय तक चल जाएगी, ये संभव नहीं है। मतलब ये सरकार का गिरना तो तय ही है। अब समस्या ये थी कि अगर एनसीपी डायरेक्ट बीजेपी को जाके सपोर्ट कर देती और शिवसेना को बाहर कर देती और दोनों अगर सरकार बना लेती तो शिवसेना बन जाती विक्टिम। और शरद पवार शिवसेना को विक्टिम बनाना नहीं चाह रहे थे, वो तो शिवसेना को कल्प्रिट बनाना चाह रहे थे, दोषी। इसीलिए उन्होंने एक काम किया कि बोले पहले तो शिवसेना को कांग्रेस से मिलाओ, जिससे इनकी हिंदू पार्टी होने की छवि खत्म हो और जनता में ये संदेश जाए कि शिवसेना मौका परस्त निकली और बीजेपी को धोखा देकर और
कांग्रेस के साथ सरकार बना रही है, जिस कांग्रेस को गाली दे रही थी अभी। और कांग्रेस को भी शिवसेना से मिला दो, जिससे कांग्रेस के ऊपर भी सांप्रदायिक पार्टी से समझौता करने का ठप्पा लग जाए और अपने आप चुपचाप बैठे रहो। अपने आप वो समय आएगा जब कांग्रेस और शिवसेना आपस में सिर फोड़कर सरकार गिरा देंगे, और तब हमारे पास मौका बनेगा कि जनता की भलाई के लिए हमने भाजपा को समर्थन देने का फैसला कर लिया है, और तब हमारी पक्की वाली सरकार बन जाएगी। मतलब एक तीर से शरद पवार ने कई निशाने साध रखे हैं और एक एक करके उनके सारे निशाने लगते दिखाई दे भी रहे हैं। दोस्तों, आपको ध्यान होगा चुनाव से पहले इतने सारे एमएलए तोड़े भाजपा ने, इतने सारे सांसद तोड़े भाजपा ने, इतने सारे उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तोड़ के अपनी पार्टी में मिलाया भाजपा ने। पर शरद पवार ने कभी कुछ बोला? बिल्कुल चूं से चा नहीं किया शरद पवार ने। बस एक आध छोटी सी बाइट दे देते होंगे कि ये ठीक बात नहीं है, और सांप्रदायिक ताकतें, इस तरह की एक आध दो बातें बोल के मामले को रफा दफा कर देते हैं। कभी भाजपा के खिलाफ मुकर होकर शरद पवार ने बयान नहीं दिया। और दूसरी पार्टियां होती तो आसमान सर पे उठा लेती, चोर चक्का डाकू न जाने क्या क्या कह देती भाजपा को, मगर शरद पवार एकदम शांत रहे। और दोस्तों, इसी तरह आपको याद होगा पिछली बार जो भाजपा शिवसेना की सरकार बनी थी, उस समय भी जब चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा और शिवसेना की बातचीत नहीं बन पा रही थी और शिवसेना अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गई थी विधानसभा में, उस समय भी ये शरद पवार ही थे जिन्होंने सदन से वॉकआउट करके भाजपा की मदद की थी। तो दोस्तों, शरद पवार क्या सोच रहे हैं और कहां देख रहे हैं, ये सब के समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। शरद पवार के आज के बयान को आप महाराष्ट्र में भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत के रूप में देख सकते हैं। दोस्तों, शरद पवार और उनके बयान पर यह था हमारा आज का विश्लेषण। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें, और करते रहें हमारे साथ आस पास की तलाश।